साहित्य सागर पाठ 6 बड़े घर की बेटी भाग 2। लेखक मुंशी प्रेमचंद। प्रथम भाग में आपने पढ़ा कि श्रीकंठ सिंह की पत्नी और उनके छोटे भाई लाल बिहारी के बीच खाने में घी की न होने की बात पर झगड़ा हो जाता है। क्रोध में लाल बिहारी आनंदी पर खड़ाऊ से प्रहार कर देता है। सारी बातें पता चलने पर श्रीकंठ सिंह बहुत क्रोधित होते हैं और जाकर बेनी माधव से कहते हैं कि अब इस घर में उनका निर्वाह न होगा। अब आगे इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें करने पर श्रीकंठ सिंह ने न जाने कितनी बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्यवश आज उन्हें स्वयं ही ये बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधो सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर पर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक की तो चिंता नहीं, कोई एक दो कह ले वहां तक तो मैं सह सकता हूं, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं मुंह न खोलूं। बेनी माधो सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर पिता अवाक रह गए। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। वे श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूं। आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूं। आप स्वयं जानते हैं, मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभल गए। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का मैं ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूं, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि मैंने लाल बिहारी को कोई दंड नहीं दिया। अब बेनी माधो सिंह भी गरमाए, ऐसी बात और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है। उससे भूल चूक हो गई हो तो उसके कान पकड़ो, लेकिन लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। स्त्री के पीछे जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन वह यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चीलम के बहाने वहां आ बैठे। जब गांव की स्त्रियों ने यह सुना कि श्रीकंठ सिंह अपनी पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार हैं, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं अकुलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। इन महानुभावों की शुभ कामनाएं आज पूरी होती हुई दिखाई दी। कोई हुक्का पीने, कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने वहां आकर बैठ गए। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इन द्वेषियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं। तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो ही गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को समझ न सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आया। वह बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता।
बेनी माधव सिंह ने पुचकारा। बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है। उससे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ सिंह को आवेश आ गया। बोले, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। या वो घर में रहेगा या मैं। यदि आपको वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए। मैं अपना भार संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए यहां से चला जाए। बस यही मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर खड़ा चुपचाप भाई की बातें सुन रहा था। वह श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले, पर वह पिता का भी इतना लिहाज न करता था जितना बड़े भाई का। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने जोश में उन्होंने कभी भी उसे घुड़का तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। मुग्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से जोड़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। आज भाई के मुंह से ऐसी हृदय विदारक बातें सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि वह अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने के एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं। मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने सोचा भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था। उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 कड़ी बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से रहा न गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न समझे कि वह रो रहा है। इसके उपरांत वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि अब वह मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वे मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूं। उन्हें फिर अपना मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी लाल आंखें किए बाहर से आए। भाई ने देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतराकर निकल गए, मानो उसकी परछाई से भी दूर भागना चाहते हैं। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब वह मन ही मन पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयालु थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन ही मन अपने पति पर झुंझला रही थी कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं। जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूं, मुझसे जो कुछ हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? भीतर बुला लो। मेरी जीभ में आग लगे। मैंने कहां से झगड़ा उठाया? मैं नहीं बुलाऊंगा। पछताओगे। उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है। ऐसा न हो कि वह चल दे। श्रीकंठ सिंह न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कर दो। वे मेरा मुंह देखना नहीं चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा।
और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। आनंदी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? जहां मेरा कोई मुंह न देखे। मैं तुम लोगों के रहने मैं तुम लोगों के साथ रहने के योग्य नहीं हूं। तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना। जब तक मुझे यह मालूम न हो जाए कि भैया का मन भी मेरी तरफ से साफ हो गया है, मैं अब इस घर में कदापि न रहूंगा। श्रीकंठ सिंह का भी हृदय पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, अब कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते स्वर में कहा, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो ऐसा अवसर फिर कभी न आएगा। बेनी माधो सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देख आनंद से पुलकित हो उठे और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ा हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने भी यह वृत्तांत सुना, उसने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं।